हेलो प्यारे बच्चों। तो ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वारा हार्ट स्वागत करता हूं। तो आज की BSc 1 की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसेस क्या होती है, स्टेट सिस्टम की क्या होती है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और प्रोसेस कितने तरह की होती है, उसमें क्या क्या हो सकता है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है, उनके साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है ये देखते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम वो कोई ख़ास सिचुएशन होती है जिसमें जो है किसी सिस्टम की सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हमने बात की थी, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैव फिक्स्ड वैल्यूज। द स्पेसिफिक कंडीशन इन विच द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आर फिक्स्ड। स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन जो हैं वो फिक्स्ड हैं। तो जो है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम है, वो सिस्टम कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर स्टेट में है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, means that particular condition in which all thermodynamic properties of the system are fixed, that is called state of the system, means system is in a particular state, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम हो गई। अब स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है कि जैसे कोई आपके पास समझ लीजिए कि पानी है, ठीक है, एक बीकर में, और आप कहना चाह रहे हैं कि पानी की एक पर्टिकुलर स्टेट है। तो उस स्टेट में क्या होना चाहिए? उसकी सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज की फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होना चाहिए, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होना चाहिए, ठीक है, इसका प्रेशर फिक्स होना चाहिए, इसका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, इसका वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, हमें नोन होना चाहिए, ठीक है, फिक्स भी होना चाहिए, और हमें नोन इसकी विस्कोसिटी, इसकी सरफेस टेंशन, सब कुछ हमें फिक्स होना चाहिए। ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मस्ट हैव फिक्स्ड वैल्यूज, देन दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड इज इन ए पर्टिकुलर स्टेट। वाटर है या कोई भी चीज़ है, कोई केमिकल है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट में कब कहलाएगा? जब उसके ऑल मेजरेबल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैव फिक्स्ड वैल्यूज, हैव फिक्स्ड वैल्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज, then system is called to be in a particular state. Now we are moving on to the new thing, that is thermodynamic process. Thermodynamic process, dynamic process. Now what is thermodynamic process beta? Thermodynamic process is any operation. Suppose we have a system, okay, सिस्टम है और ये सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, लेट वी से स्टेट वन, स्टेट वन है, इस कोई पर्टिकुलर फिक्स स्टेट है। नाउ वी हैव कैरी आउट एनी ऑपरेशन, दिस इज स्टेट वन एंड वी हैव कैरी आउट एनी ऑपरेशन, कुछ कर दिया इस पे, ठीक है, ऑपरेशन। नाउ दिस सिस्टम हैज टर्न्ड इनटू स्टेट टू, स्टेट टू में आ गया। कोई सिस्टम स्टेट वन से कोई ऑपरेशन करने से स्टेट टू में आ गया, देन दिस ऑपरेशन विल बी कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये ऑपरेशन आपका क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द ऑपरेशन विच चेंज स्टेट ऑफ द सिस्टम, ऑपरेशन विच चेंज स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि ऑपरेशन विच चेंज स्टेट ऑफ सिस्टम, इतना सा याद रखना है आपने। थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन प्रोसेस जो है, या प्रोसेस भी कह सकते हैं सिंपली, ऑपरेशन विच चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक ऑपरेशन है। जैसे हम देखें, हमारे पास एक बीकर में पानी था, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब फिक्स था,
टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब फिक्स था। अब ऑपरेशन हमने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया, हीट कर दिया। हीट किया तो इसका टेम्परेचर बदल जाएगा, यानी कि अब वैल्यू फिक्स नहीं रही, किसकी, टेम्परेचर की, प्रेशर की भी वैल्यू बदल जाएगी, वॉल्यूम बदल जाएगा। तो यानी कि ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ गया। तो ये जो हीटिंग किया दैट इज व्हाट, ऑपरेशन। तो आपने जो ऑपरेशन किया स्टेट 1 से स्टेट 2 लाने में, वो आपका जो है ऑपरेशन था। या हम कहें कि आपके एक सिलेंडर में गैस थी, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ था और इसका कुछ टेम्परेचर था, प्रेशर था और वॉल्यूम था, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम था। अब आपने क्या किया, इसको प्रेशराइज कर दिया, यहाँ से यहाँ पे ले आए, यानी कि ये स्टेट 1 थी। अब आपने क्या किया, इसका पिस्टन दबा के नीचे पहुंचा दिया, तो इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब बदल गया होगा। तो स्टेट 1 से ये कहाँ से आ गया, स्टेट 2 में। तो पिस्टन को जो दबाना था, नीचे को प्रेस करना था, दैट इज व्हाट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, एनी ऑपरेशन विच चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, ये बात हो गई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, ऑपरेशन विच चेंज स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब स्टेट ऑफ द सिस्टम एक्चुअली कुछ खास स्टेट, कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्टेट को डिसाइड करती हैं। जैसे पानी है, प्रेशर और टेम्परेचर ही हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीन जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं पे स्टेट डिपेंड करती है मोस्टली। इन्हीं पे किसी सिस्टम की स्टेट डिपेंड करती है कि वो दिखेगी कैसी स्टेट, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जिसपे, या ऐसी प्रॉपर्टीज जिसपे सिस्टम की, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे स्टेट डिपेंड नहीं करती, विस्कोसिटी पे स्टेट डिपेंड नहीं करती, ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट पे स्टेट डिपेंड नहीं करती, बॉइलिंग पॉइंट जो है वही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन तीन चीज़ों का स्टेट पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो स्टेट डिसाइड करती हैं आर नोन एज स्टेट फंक्शंस, और इनकी वैल्यू खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स, ऐसे फंक्शंस जो स्टेट डिसाइड करते हैं और जिनकी वैल्यू खाली इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। फाइनल स्टेट पे इनकी वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि इनिशियल से फाइनल पहुंच गए तो इनिशियल में क्या थी, फाइनल में क्या थी। ये फर्क नहीं पड़ता कि जो है हम वो ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन करके, जैसे ये सिस्टम स्टेट 1 में था, ये सिस्टम स्टेट 2 में था, यहाँ टेम्परेचर कुछ और था, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने का तरीका, एक तो हीट कर दिया, दूसरा मैकेनिकल वर्क करके भी हीट बढ़ाई जा सकती है। ये सिंपली आपने हीट कर दिया, हीट करके आप सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 में ले गए और इधर आपने किया मैकेनिकल वर्क, MW मीन्स मैकेनिकल वर्क। तो एक तरीके से आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में गए और दूसरे तरीके से, लेकिन जो स्टेट फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ थी, भले ही आप हीट करके करें या भले ही मैकेनिकल वर्क करके करें, स्टेट फंक्शंस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर से स्टेट फंक्शन कुछ और आएगा और इधर से स्टेट फंक्शन खाली इस पे डिपेंड करता है कि आपका इनिशियली सिस्टम कहाँ था और फाइनली कहाँ था। अगर वो वहीं है तो आप उसको वहाँ से वहाँ कहीं कैसे भी ले जाओ, वो वैसा ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट ओके? तो स्टेट फंक्शंस आर द फंक्शंस विच डिसाइड स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम के स्टेट को डिसाइड करते हैं और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। मींस दीज आर स्टेट डिपेंडेंट नॉट पाथ डिपेंडेंट। स्टेट वेरिएबल्स आर स्टेट डिपेंडेंट, ठीक है, नॉट पाथ डिपेंडेंट। पाथ का मतलब कि वो ऑपरेशन किस तरीके से किया गया, ऑपरेशन करके यहाँ से यहाँ स्टेट में ले आए। ऑपरेशन और भी तरीके हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, एक ही ऑपरेशन को करने की कई तरह की प्रोसेस हो सकती हैं। तो वो किसी भी तरीके की प्रोसेस से किया जाए, वैल्यू उनकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी स्टेट फंक्शन। अब एक चीज़ और बताऊँ बेटा, जो भी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन होते हैं, जो भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर वो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी अगर थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है तो क्या होगा कि उसको आप लिख सकते हैं
क्या, जैसे डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1, एनी स्टेट फंक्शन कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म। अगर वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे हम लेते हैं डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1। इससे प्रूव होता है कि ये टेम्परेचर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे, ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो किसी भी स्टेट फंक्शन का जो चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, कोई भी हो। जैसे p डेल्टा p विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1। ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट स्टेट फंक्शंस और एक होते हैं डिपेंडेंट फंक्शन। वो देखते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। जैसे हमारे 3 स्टेट फंक्शन हम जान रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक, प्रेशर, इसके अलावा जो आपका जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डेल्टा एच है, इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, दीज ऑल आर थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस। यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 लिख सकते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू H2 माइनस H1 हम लिख सकते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, तो जितने भी स्टेट फंक्शन हैं। लेकिन हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो हम जानते हैं पी वी इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो अगर हमें पी वी की वैल्यू पता हो तो हम टी निकाल सकते हैं, या पी टी की वैल्यू पता हो तो वी निकाल सकते हैं। अगर 2 पता है तो तीसरा पता हो जाएगा। तो जो 2 पता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं और तीसरा वाला हो जाता है डिपेंडेंट। जो आप इक्वेशन ऑफ स्टेट से निकाल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो गया, इसकी वैल्यू इन पे डिपेंड कर रही है। अगर हम इसको हटा दें तो इन दोनों ये डिपेंडेंट हो जाएंगे और अगला टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि इन 3 स्टेट फंक्शंस में से 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, देखो कभी भी किसी सिस्टम पे अगर आप थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना चाहते हैं या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना चाहते हैं तो दैट सिस्टम मस्ट बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम होना चाहिए। अगर वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आपके लॉज अप्लाई नहीं होंगे कोई भी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है क्या कि जब सारे स्टेट वेरिएबल्स, ऑल स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट या स्टेट फंक्शंस जो भी सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यू सेम थ्रू आउट होनी चाहिए। सेम थ्रू आउट मतलब कि हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, ये गैस का सिस्टम है हमारे पास। ये गैस के सिस्टम में हमने क्या किया कि इस गैस को हमने यहाँ भर रखा है। तो अब क्या होगा कि अगर इसका टेम्परेचर जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, प्रेशर जितना यहाँ है उतना ही, हर जगह सेम। यानी कि किसी भी स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन की वैल्यू हर जगह थ्रू आउट, हर जगह सेम है, तो ये सिस्टम कहलाएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। द कंडीशन व्हेन ऑल स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस ऑफ द सिस्टम आर सेम थ्रू आउट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए 3 शर्तें होना जरूरी हैं। कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है तो उसमें जो है थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, बिल्कुल। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स टेम्परेचर सेम थ्रू आउट होता है। दूसरा जो होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, मैकेनिकल। तीसरा जो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर सेम थ्रू आउट। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा अलग है। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स कंपोजिशन मतलब जो केमिकल यहाँ है वही केमिकल यहाँ भी है, जो केमिकल यहाँ है वही केमिकल यहाँ भी, जो केमिकल हर जगह एक ही केमिकल है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स जो जितना भी बड़ा सिस्टम है उसमें सब जगह केमिकल कंपोजिशन सेम है, तो केमिकल कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। केमिकल कंपोजिशन सेम थ्रू आउट है तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है
कि वन पार्ट, अगर हम इसको सिस्टम का एक पार्ट कहते हैं और इसको सिस्टम का दूसरा पार्ट कहते हैं, सिस्टम के हम कई छोटे छोटे पार्ट्स मान सकते हैं, तो एक पार्ट सिस्टम का दूसरे पार्ट, सिस्टम के दूसरे पार्ट पे कोई वर्क नहीं करेगा। अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे वर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये इस पे वर्क कर जाए, कैसे होगा आगे बात करेंगे। मतलब ये इधर कुछ जोर लगाए और इधर से अपनी एनर्जी कम करके इधर कुछ वर्क करते, तो सिस्टम का यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है क्या, वन पार्ट ऑफ द सिस्टम मस्ट नॉट डू मैकेनिकल वर्क ऑन अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे मैकेनिकल वर्क ना करे तो उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और ये तीनों हों तभी थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। सर मैं कह रहा हूँ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद हम बात करेंगे, अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमने देख ली क्या होती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के टाइप्स क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इट इज ऑफ 5 टाइप्स। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज ऑफ 5 टाइप्स। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एडियाबेटिक ये समझ नहीं पाते तब दिक्कत आती है। आइसोबारिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेस लिखना है इनके पीछे। और फोर्थ है आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड फिफ्थ है साइक्लिक। ये आपकी 5 टाइप्स की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर का कोई चेंज, जैसे सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाना, सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 में ले जाना क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस इस तरह से करें कि टेम्परेचर ना बदले, टेम्परेचर सेम रहे, यानी कि यहाँ जितना टेम्परेचर था यहाँ उतना, कि ये T2 होगा ये T1 होगा, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, डेल्टा T इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल समझ गए। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होती है, डेल्टा T अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो डेल्टा E भी 0 होता है, ये याद रखिए। अगर डेल्टा T 0 होता है तो डेल्टा E भी 0 होता है। कैसे होता है ये आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब मैं बात करूं, यही प्रोसेस हम कर रहे हैं, इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको कोई हीट ना दें ना हीट लें। आपने स्टेट 1 से स्टेट 2 को में सिस्टम को ले जाना है तो हम कोई हीट सप्लाई नहीं करेंगे सिस्टम को, हीट ना देंगे ना लेंगे, यानी कि Q इक्वल्स टू 0। Q मतलब हीट ना दी जाएगी ना ली जाएगी इस सिस्टम में, एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, आइसोबारिक मीन्स प्रेशर, आइसो मीन्स सेम, बारिक मीन्स प्रेशर यहाँ जितना था यहाँ भी इतना ही था। P1 इक्वल्स टू P2 होगा तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू 0 होगा, यानी डेल्टा P0। अगर सिस्टम में स्टेट 1 से स्टेट 2 में इस तरीके से ले जाते हैं कि सिस्टम का प्रेशर ना बदले तो वो क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसे आइसोकोरिक में क्या हो जाता है, वॉल्यूम V1 V2, अब ये सेम हो, मतलब V1 V2 सेम हो तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, डेल्टा V 0 होता है। और अगर डेल्टा V 0 होता है तो W भी 0 होता है, याद रखेंगे ये बात। डेल्टा V 0 होता है तो W भी 0 होता है, याद रखेंगे ये बात, पक्का याद रखनी है। ठीक है, तो डेल्टा V 0 जब भी होगा तब W इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, देखिए आपने एक प्रोसेस करी, इसको सिस्टम को 2 में ले गए, 2 से 3 में ले गए, 3 से 4 में ले गए, ठीक है, और 4 से फिर 1 में आ गए, या 3 से भी आ सकते थे, तो जहाँ से स्टार्ट किया घूम फिर के फिर वहीं आ गए, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा T इक्वल्स टू 0 होता है, हमेशा याद रखेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा T इक्वल्स टू 0 होता है। उसके अलावा अगर डेल्टा T कह रहा हूँ, सॉरी यार, साइक्लिक प्रोसेस का यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा E इक्वल्स टू 0 होता है, डेल्टा E, और अगर डेल्टा E 0 होता है तो डेल्टा H भी 0 हो जाता है। ठीक है, डेल्टा E 0 होता है तो डेल्टा H भी 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस में
जो है डेल्टा ई जीरो होता है, इवन डेल्टा एच भी जीरो होता है। याद रखेंगे ये बातें, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा इसके बाद साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एंड हीट। देखो वर्क और हीट जो है ना बेटा, ये एनर्जी के ही दो फॉर्म हैं। और वर्क एंड हीट क्या है? हीट जो है वो मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस है। किसी सिस्टम के कोल्डनेस या हॉटनेस की जो है मेजरमेंट को आप हीट कहते हैं। और वर्क क्या है? वर्क एक मैकेनिकल चीज़ है। मैकेनिकल चीज़ मतलब कि आपने कोई एफर्ट किया, कोई काम किया, और वर्क का मतलब है कुछ चेंज कर दिया, कोई चीज़ चेंज कर दी, यहाँ से उठा के वहाँ रख दी, वो वर्क है, ठीक है। वर्क और हीट क्या है? आपने चेंज नहीं किया, उसका टेम्परेचर देख रहे हैं, कोल्डनेस है या हीटनेस है। हीट, ये दोनों एनर्जी को ही दिखाते हैं। एनर्जी होगी तभी वर्क कर पाएंगे, तो वर्क भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। और हीट, आप किसी सिस्टम को एनर्जी देंगे तभी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी के ही हम तीन बातें करेंगे यहाँ पे। एक कहेंगे एनर्जी, एक कहेंगे हीट, और एक कहेंगे आपका वर्क। ये तीनों जो है एनर्जी के ही फॉर्म है। ये भी एनर्जी है, इसको आप और अच्छे से कहें तो इंटरनल एनर्जी, द टोटल कंटेंट ऑफ एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। कोई भी जितने तरह की एनर्जी पॉसिबल हो सकती है सिस्टम के अंदर, जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है तो उसमें एनर्जी होती है, घूम रही होती है उसमें भी एनर्जी होती है। तो सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो वाइब्रेट भी कर रहे होंगे और रोटेट भी कर रहे होंगे, तो उसकी रोटेशनल एनर्जी भी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। उसके अलावा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी एनर्जी होगी। तो सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी में पोटेंशियल और काइनेटिक आ जाती हैं। इन सब का सम जो होता है उसको आप क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो ये सब एनर्जी का सम है। और इसी के और फॉर्म भी होते हैं। इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो हो सकता है हीट ज़्यादा हो या वर्क ज़्यादा हो, तो ये इसी के और रूप हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि कई जगह हम हीट और वर्क कभी पॉजिटिव लेते हैं, कभी नेगेटिव लेते हैं। ये याद रखेंगे बेटा, कब वर्क और हीट जो है पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे। ये कोई सिस्टम है, ठीक है। ये बात याद रखिए कि जब सिस्टम को कोई चीज़ दी जाएगी, जब सिस्टम को कोई चीज़ मिलेगी, इसको फायदा होगा ना, फायदा होगा तो उसको आप प्लस लेंगे। और सिस्टम से कोई चीज़ बाहर जाएगी तो उसको नुकसान होगा तो उसको हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो सिस्टम को के ऊपर वर्क किया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन, तो सिस्टम को कुछ मिलेगा तो पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है पॉजिटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है। वर्क यानी कि उससे कुछ बाय, कोई सिस्टम वर्क करेगा तो उसकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी, तो एनर्जी कम होगी यानी नेगेटिव। कोई चीज़ कम होती है नेगेटिव, और कोई चीज़ बढ़ती है तो सिस्टम पे वर्क करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अब सिस्टम को हीट दी जाएगी यानी कि क्यू हीट दी जाएगी तो पॉजिटिव, वैसे ही क्योंकि उसको एनर्जी मिलेगी हीट देने से। और सिस्टम से हीट ली जाएगी तो उसकी एनर्जी कम होगी यानी कि नेगेटिव। तो हीट गिवन टू द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है, क्यों का मतलब हीट सिस्टम को दी जा रही है और हीट सिस्टम से ली जा रही है तो नेगेटिव। ये याद रखना बेटा, इसमें अक्सर गड़बड़ करते हैं बच्चे, ये याद रखना। ये डायग्राम आपने, सिस्टम को कोई चीज़ मिल रही है यानी उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है तो पॉजिटिव, उसके वो खुद वर्क कर रहा है तो नेगेटिव। सिस्टम को हीट दी जा रही है तो पॉजिटिव क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। सिस्टम हीट लूज कर रहा है यानी कि वो हीट बाहर दे रहा है तो उसको घाटा हो रहा है, वो हीट नेगेटिव आएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आज मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आगे इसको और कल बढ़ाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये बात करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम मानते हैं कि कोई सिस्टम था, उसकी इंटरनल एनर्जी E1 थी। कोई सिस्टम था, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी? E1 थी, ठीक है। अब उस सिस्टम पे आपने कुछ वर्क कर दिया, प्लस उसके ऊपर वर्क किया तो W क्या हो गया? इसमें जो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और उसको कुछ हीट भी सप्लाई कर दी, कुछ हीट भी दे दी, ठीक है। हीट दी है उसको तो पॉजिटिव आएगी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, हीट हो गई,
कुछ इंटरनल एनर्जी थी सिस्टम की अपनी, उस पर कुछ वर्क कर दिया, उसको कुछ हीट भी सप्लाई कर दी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, E2 हो गई। ठीक है, तो अब E2 इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, अब E2 एनर्जी अब कितनी हो गई होगी, इसके पास पहले एनर्जी कितनी थी, E1 थी, बिल्कुल सही, इसके पास पहले एनर्जी कितनी थी, E1, और एनर्जी कितनी थी, W एनर्जी और दी, ये एनर्जी की तो फॉर्म है वर्क एंड हीट, और एनर्जी कितनी दी, Q एनर्जी और दी। ठीक है, E1 थी, W दे दी, Q दे दी, ये सब हो गया। अब E1 इधर ले आए तो E2 माइनस E1 इजिकल्स टू W प्लस Q, या Q प्लस W लिखते हैं जनरली, Q प्लस एक ही बात है। ठीक है, आप यहाँ Q प्लस W भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो E2 माइनस E1, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा E इजिकल्स टू Q प्लस W, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E इजिकल्स टू Q प्लस W। ठीक है, सिस्टम की जो एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो उसको दी गई हीट और वर्क के इक्वल होता है, या ये इस पे बेस्ड है कि सिस्टम की एनर्जी ना तो वेस्ट की जा सकती, खत्म की जा सकती है, ना पैदा की जा सकती है, उसमें जितनी एनर्जी थी और जितनी एनर्जी दे दी गई उतनी ही बड़ी होगी, ना ही कहीं से पैदा हुई होगी ना खत्म हो गई होगी। आपके उसके पास इतनी थी, इतनी और दी, इतनी और दी, तो टोटल जो अब हो गई होगी सबको जोड़ के आएगी, वो कहीं वेस्ट भी नहीं होगी और कहीं पैदा भी नहीं हुई होगी। तो दिस इज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। थैंक यू बच्चों, आगे इसको फिर बढ़ाएंगे।